हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एचएन ऑनलाइन क्लासेज में आज हम आपको कक्षा 12 बायोलॉजी अध्याय 1 जीवों में जनन का तीसरा भाग, जिसमें हम आपको सबसे पहले अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर होते हैं यही बताएंगे, क्योंकि आपको पहले वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में बताया गया था और दूसरे वीडियो में लैंगिक जनन क्या होता है, ये दोनों ही आपको पहले बताया जा चुका है। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पूर्व क्या घटनाएं घटित होती हैं और लैंगिक जनन के पश्चात जो घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर क्या होते हैं। देखते हैं पहला, जैसे कि आप सबको ये पता होगा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था कि अलैंगिक जनन प्रायः वो जनन होता है जिसके लिए नर तथा मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक ही सदस्य अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जबकि लैंगिक जनन में बताया गया था कि जीवों में होने वाला ऐसा जनन जिसके लिए नर तथा मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है, जिसमें नर तथा मादा जननांग आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे पहला अंतर यहाँ से मिल जाएगा कि अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है। तो पहला अंतर हो गया, इसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर, अलैंगिक जनन जो होता है वो प्रायः अविकसित या अकोशिकीय, जिसे आप एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, एक कोशिकीय जीवों में होता है, जबकि लैंगिक जनन जो होता है वो प्रायः बहुकोशिकीय यानी विकसित जीवों में होता है। विकसित जीवों का मतलब यह हुआ कि ऐसे जीव जिसमें जनन तंत्र पाए जाते हैं। तो यानी अलैंगिक जनन जो होता है वो प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है, ये एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है ये प्रायः विकसित जीवों में होता है, यानी ऐसे जीव जिसमें जनन तंत्र पाए जाते हैं। जबकि अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव, जैसे आपको बताया गया था अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में जो होते हैं वो प्रायः अलैंगिक जनन ही होते हैं। अगला अंतर ये होता है कि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें जनन प्रक्रिया करने के लिए जो युग्मक होते हैं उनका निर्माण नहीं होता है। कुछ में युग्मक का निर्माण होता भी है, तो वो जो युग्मक होते हैं वो निषेचन प्रक्रिया करके युग्मनज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो यानी इसमें जो होता है वो मुख्यतः क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक अवश्य ही पाए जाते हैं। तो यानी इसमें सबसे पहले युग्मक का ही निर्माण होता है, तो यानी इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अगला अंतर देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है ये अपुष्पीय पादपों में होता है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है ये पुष्पीय पादपों में होता है। ये होते हैं अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर, जो आप पहले पढ़े हैं। आप उसको दोनों को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो अंतर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन
से पूर्व जो घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो लैंगिक जनन के पूर्व दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। एक होता है निषेचन से पूर्व घटित होने वाली घटनाएं, एक है निषेचन के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं। एनसीईआरटी के बुक में यह हेडिंग करके लिखा गया है कि निषेचन से पूर्व घटित होने वाली घटनाएं और निषेचन के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं। तो यहाँ पर देखें, निषेचन से पूर्व जो घटित होने वाली घटनाएं होती हैं उसको तो देखें, लैंगिक जनन जो होता है ये सबको पता है कि जो सभी सजीव होते हैं वो प्रायः वयस्क अवस्था में ही लैंगिक जनन जो होता है वो प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो वयस्क अवस्था में क्या होता है, जीवों में जो निषेचन से पूर्व घटित होने वाली घटनाएं होती हैं, जीवों में सबसे पहले युग्मक का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो निषेचन से पूर्व घटित होने वाली जो घटना है उसमें सबसे पहले क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जो गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो निषेचन से पूर्व जो घटनाएं घटित होती हैं जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, तो यहाँ पे दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होता है युग्मक का निर्माण और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है, फिर निषेचन के पश्चात जो क्रियाएं घटित होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, जो युग्मक निर्माण यानी गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। देखें, जो युग्मक का निर्माण होता है वो नर और मादा दोनों में होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है। जो यहाँ पे नर युग्मक बनता है, यहाँ देखने पहले, जो नर युग्मक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं युग्मक जनन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन प्रक्रिया, इसमें नर युग्मक भी बनेगा और दूसरा मादा युग्मक भी बनेगा। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं, देखिए, नर तथा मादा जननांगों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन। अब जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक जो मेन नर युग्मक होता है उसे कहते हैं शुक्राणु, और जो मादा युग्मक होता है उसे बोलते हैं अंडाणु या अंड भी बोलते हैं, या इसे डिम्ब भी बोलते हैं। तो शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो ये आपको वीडियो में पहले भी बताया गया है कि जो मुख्य नर युग्मक यानी शुक्राणु की कोशिकाएं होती हैं वो आगुणित होती हैं। जो नर और मादा दोनों ही युग्मक होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं। हमने आपको बताया था कि ये कोई भी युग्मक हो वो किसी भी विधि द्वारा उसका निर्माण हुआ हो, दोनों कंडीशन में ही जो युग्मक होते हैं वो हमेशा आगुणित ही होते हैं, अगुणित ही होते हैं। अगुणित का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, आधी हो, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, अथवा बोल सकते हैं कि जो स्वतः अपने जैसी दूसरी सेल का फॉर्मेशन ना कर पाए उसे बोलते हैं अगुणित सेल। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों की जो कोशिकाएं होती हैं अगुणित होती हैं। जो शुक्राणु की अगुणित कोशिकाएं यानी नर युग्मक का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वो होता है टेस्टिस में, वृषण में होता है।
टेस्टिज यानी वृषण में होता है। और आपको बताया गया था कि जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं इसका निर्माण प्रायः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, यानी जो नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है ये वृषण में होने वाले अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। उसी प्रकार से जो मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण होता है ये होता है अंडाशय के अंदर। ये होता है अंडाशय के अंदर, यानी अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पे युग्मक जनन ये प्रक्रिया समाप्त हुई। इस तरह से नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके बाद देखें दूसरा जो प्रक्रिया होता है वो होता है युग्मक स्थानांतरण, गैमेटो ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये जो युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो नर युग्मक होता है यह मुख्यतः चल युग्मक होता है, यानी ये गतिशील होता है। और जो मादा युग्मक होते हैं ये अचल होते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि जो निषेचन यानी लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया होती है वो जो होती है निषेचन दो प्रकार से होता है। निषेचन तो सबको पता ही होगा क्या होता है, यानी जिसमें नर तथा मादा जननांग आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। और निषेचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर हो उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जो होता है वो प्रायः सभी स्तनधारियों में होता है जिसे हम अंडायुज बोलते हैं। यानी जितने भी अंडायुज एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, सब में आंतरिक निषेचन होता है। स्तनधारी जितने भी होते हैं, सरीसृप होते हैं, पक्षी वो सरीसृप होते हैं, और उसके अंतर्गत पौधों के कुछ जैसे टेडोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, एंजियोस्पर्म होता है, इन सब में जो होते हैं वो आंतरिक निषेचन ही होता है। और जो बाह्य निषेचन होता है वो प्रायः अंडायुज में होते हैं, यानी जितने भी अंडे देने वाले जंतु होते हैं सब में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखें जो आंतरिक निषेचन होता है यानी मादा के शरीर के अंदर होता है वो जो प्रक्रिया होती है वो युग्मक स्थानांतरण के द्वारा ही होता है। युग्मक स्थानांतरण में जो होते हैं, जो युग्मक होते हैं वो नर और मादा दोनों युग्मक एक स्थान पे मिलते हैं जहां पर निषेचन यानी मुख्य फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें देखिए जो शुक्राणु की कोशिकाएं होती हैं वो जब वृषण से मुक्त होती हैं यानी इंटरकोश के दौरान जब शुक्राणु की कोशिकाएं मुक्त होती हैं तो ये मादा शरीर के अंदर यौन के द्वारा प्रवेश करती हैं और फैलोपियन ट्यूब में जाती हैं। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो आपको कक्षा इसी 12 के ही सिलेबस में आगे है, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट लेसन में है। तो वहाँ पे किस प्रकार से प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसको वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो शुक्राणु जो होता है जब वृषण से मुक्त होता है तो ये मादा के जो जनन अंग होता है उसमें जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा साचना इस तरह से, ये अंडाशय, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब।
योनि होता है। इसी के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक आते हैं और यहाँ अंडाशय से मुक्त होता है अंडाणु कोशिका यानी अंडाणु या डिंब। तो यहाँ से जो मुक्त होता है अंडाणु, अंडाणु की सिर्फ एक ही कोशिका यानी एक अंड कोशिका मुक्त होती है, सिर्फ एक अंड कोशिका यहाँ पे मुक्त होती है और यहाँ से शुक्राणु की कोशिकाएं आती हैं। शुक्राणु की कोशिकाएं लाखों की संख्या में होती हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही शुक्राणु जो होता है वो पर्याप्त होता है, यानी एक ही शुक्राणु जो होता है वो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, से सभी शुक्राणु नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही अंड कोशिकाएं मुक्त होती हैं और एक अंड कोशिका ही जो होता है वो शुक्राणु कोशिका से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में यहाँ से अंडाशय से अंड कोशिकाएं और यौन के द्वारा शुक्राणु की कोशिकाएं आती हैं जो फैलोपियन ट्यूब में एक साथ एक स्थान पे मिलती हैं और वहीं पे मुख्य निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पे जो अंडाणु की कोशिकाएं मुक्त होती हैं अंडाशय से, यहाँ पे एक घटना और घटित होती है मादाओं में जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। तो ऋतुस्राव की जो प्रक्रिया होती है वो यहीं पे जब शुक्राणु और अंडाणु की कोशिकाएं नहीं मिल पाती हैं यानी निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो वहीं से रजोधर्म की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। वहां पे किस तरह से होता है, यानी यहाँ पे एक ब्लड का लेयर जम जाता है, यही सोचकर कि यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो वहां पे जो युग्मक बनता है उस युग्मक को न्यूट्रिशन देने के लिए एक ब्लड का लेयर बनता है। अगर यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो वही जो ब्लड का लेयर होता है वही डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट होता है। उसको आगे बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।